नमस्कार दोस्तों, विजयदशमी की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से भगवान श्री राम ने बुराई का अंत किए थे, उसी प्रकार से भगवान करे कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रमेश नाम के लड़के और उसके पूरे परिवार के साथ घटी हुई बहुत ही भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। भाई, ये पूरा का पूरा परिवार जो है ना, वो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश की उम्र लगभग 25-26 साल की थी। इसके माता पिता थे घर पे और इसके दो छोटे भाई बहन थे। भाई का नाम रोहित था और बहन का नाम पूजा था। दोनों 10th-12th में पढ़ा करते थे। सीन ये था कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। रमेश भी काम धंधा करने के लिए पटना जाता था और पटना से अपने घर को आता था। एक दिन वो रैंडमली क्या सोचता है कि यार, ऐसी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे भाई इतने छोटे से गांव में रहकर 11th-12th की पढ़ाई करेंगे, आगे कॉलेज रहेगा, हद से पटना चले आएंगे, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा? एक छोटे से गांव में ही हम दबकर रह जाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी लाइफ देना है, तो गांव से निकलकर शहर जाना पड़ेगा। उसने अपने मम्मी पापा से बात किया। मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है बेटा, जो तू कर सकता है कर। पापा ने बोले कि देख, वैसे भी अब मैं काम नहीं कर पाता हूँ, रिटायरमेंट वगैरह सब कुछ हो गई है, घर पे ही बैठा हुआ हूँ। आगे तुझे ही परिवार चलाना है, तो तेरा फैसला आखिरी फैसला होगा। इसने अपने भाई और बहनों से बात किया तो भाई बहनों ने क्या बोले कि रमेश भैया, हमको मुंबई लेकर चलो, क्यों ना हम मुंबई में सेटल हो जाएं। रमेश ने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। पूजा और रोहित, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। एग्जाम दो 10th का और 12th का, मतलब रोहित 10th में था और पूजा 12th में थी। बढ़िया से परसेंटेज लेकर आओ और मैं जुबान दे रहा हूँ कि हम लोग मुंबई में जाकर सेटल होंगे। इसने अपने भाई बहनों को जुबान तो दे दिया, लेकिन मुंबई में सेटल होना इतना आसान नहीं होता है। जिनकी कमाई बहुत कम होती है, मुंबई में सेटल होना उनके लिए एक सपने से बढ़कर कुछ नहीं होता। सीन ये था कि मुंबई में आने के लिए इसको कम से कम 1-2 लाख रुपए चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर वो कोई फ्लैट रेंट पे लेगा तो उसका कोई डिपॉजिट लगेगा। पूरे के पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर आना, शिफ्टिंग करना, रेंट देना, फिर साथ ही साथ वो क्या बोलते ब्रोकर की फीस देना, बहुत कुछ लग जाता। मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए थे। अब इसके पास थे नहीं। ये अपने दोस्तों से कुछ पता लगाना शुरू करता है। इसका एक दोस्त था जो पुणे में रहता था, जो बचपन में इसके साथ पढ़ाई किया था। उसने बताया, भाई हाँ, जुगाड़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इतना ही डिपॉजिट देना पड़े। अगर तू मुंबई के नवी मुंबई इलाके में चले जाए, खास नवी मुंबई इलाके में, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ते में काम हो सकता है। इसने बोला, अच्छा कौन सा एरिया है नवी मुंबई का, ये बता जो थोड़ा सस्ते में मिल जाए। उसने बोला कि नेरुल नाम के इलाके में चले जा, वहाँ पे अपना पहचान का एक ब्रोकर भी है, तुझे बहुत ही कम ब्रोकरेज फीस में वो दिलवा देगा कुछ ना कुछ। ये बोलता है, अच्छी बात है भाई, ब्रोकरेज फीस भी कम हो जाए तो काफ़ी बड़ा बर्डन कम हो जाएगा, तू बात कर। अब इसका ये जो दोस्त था अमित, उसने उसका जुगाड़ करवा दिया। इसने फ़ोटो वोटो देख लिया, फ्लैट की 1 BHK का फ्लैट था, बहुत अच्छा लगा। घर वालों को दिखा नहीं रहा था, घर वालों को इसको सरप्राइज़ करना है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन इन लोगों ने अपना सामान पैक किए और पहुंच गए मुंबई, नवी मुंबई, नेरुल में। एक पुरानी सी बिल्डिंग थी ये जो फ्लैट था वो दिखने में साफ़ सुथरा था, लेकिन थोड़ा उसका जो आउटर एरिया था वो इतना कुछ खास नहीं था। ये जो बिल्डिंग थी नेरुल के एकदम आउटर इलाके में स्थित थी, और इस बिल्डिंग के थोड़ी आगे निकलो तो पूरा जंगल टाइप का एरिया लगता था, और फिर लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ के निकलो फिर जाकर प्रॉपर नेरुल एरिया पड़ता था। मतलब ठीक है यार, अब मुंबई आने को तो मिल गया, यहाँ तक आ गए हैं, धीरे धीरे करके अच्छी जगह पे भी अच्छा घर भी ले लेंगे। ऐसा इन लोगों ने माइंड सेटअप कर लिया। यहाँ पर आकर बढ़िया सामान जब इनको बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इसके दोनों भाई बहन। सब कुछ अच्छा हो गया। जमाई वमाई में ही 3-4 दिन लग गए। अब 4-5 दिन बाद इनको ठीक तरीके से नींद आना शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ सेटल्ड रहा। इसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, इसको जॉब भी मिल गई। भाई को 11th में एडमिशन मिल गया और बहन का भी BCom के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया। पिताजी तो रिटायर्ड थे ही, माताजी घर का काम करती थी। आने वाले 20 दिन के अंदर इनकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई थी ना नेरुल में, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन 21वें दिन से सब कुछ बदलने वाला था इनकी ज़िंदगी में, जिसकी इनको भनक भी नहीं थी। एक रात की बात है, ये सब सो रहे थे। बेडरूम में मम्मी पापा सोया करते थे और ये तीनों भाई बहन हॉल में सोया करते थे। कभी कभी जो बड़ा वाला था अपना रमेश, वो अपने मम्मी पापा के साथ बेडरूम में सो जाया करता था, नीचे गद्दा डाल के। ठीक है, आज के दिन जिस दिन ये पहली घटना हुई, उस दिन उस रात को मतलब तीनों भाई बहन हॉल में सो रहे थे और मम्मी पापा अंदर। मम्मी को अचानक से प्यास लगी रात के समय। वो उठी, घड़ी में समय देखी तो पाई कि 2:15 बज रहे हैं।
वो पानी पीने के लिए जैसे किचन की तरफ बढ़ी है कि उनको बाथरूम से नल चालू होने की आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गई, एक नज़र हॉल की तरफ देखी कि तीनों बच्चे तो गहरी नींद में सो रहे हैं, पति भी आराम से सो रहा है और मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ। तो घर के अंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता, हम इतने 5 लोगों के अलावा। तो बाथरूम में ही नल कैसे चालू हो गया? ये टेंशन में पानी वानी को छोड़ के बाथरूम का दरवाज़ा खोली तो क्या पाई, नल चालू था। ये गई, नल बंद कर दी। सोचने लगी कि ये कैसे हुआ यार, इतने दिनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपने आप नल चालू मेरे सामने हुआ है, पहले से भी चालू नहीं था कि कोई बच्चे चालू करके भूल गए हो। मैं आई हूँ यहाँ तक और नल चालू होने की आवाज़ आई है। सोची चलो कोई नहीं, हो सकता है प्लम्बिंग प्रॉब्लम होगी, नल की जो फिटिंग वीटिंग है वो ढीली ढाली हो गई होगी, सुबह इनसे बोलूँगी और प्लम्बर को बुलवा देंगे। ये जाकर पानी वानी पी के सो जाती है। अगला दिन होता है, ये अपने पति से और अपने बेटे से बताती है कि रात में अपने आप नल चालू हो गया था, ढीला वीला चल रहा है क्या, प्लम्बर से बंद करवाओ, प्रॉब्लम ठीक कराओ, पानी का लीक होना घर पे अच्छा नहीं होता है। ठीक है भाई, उसी समय प्लम्बर को बुलवाया जाता है। प्लम्बर बाथरूम के नल को प्रॉपरली चेक करता है, कनेक्शंस को प्रॉपरली चेक करता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्लम्बर बोलता है सब कुछ तो ठीक है, फिर भी आप मेरा नंबर रख लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन कर देना। ऐसा कह के प्लम्बर चले गया और इन लोगों ने भी अपने दिमाग से निकाल दी कि हो सकता है यार कुछ प्रॉब्लम रही होगी, प्लम्बर ठीक से देख नहीं पाया, आगे चल के फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी तो किसी और को बुला लेंगे। ठीक है, आज संडे का दिन था। जो रमेश है अपना बड़ा वाला, हाँ, रमेश किसी काम से ऐसे ही बाहर चले गया। पिताजी जो हैं वो भी थोड़ा वॉक करने के लिए बिल्डिंग के नीचे की तरफ चले गए। अब घर पे कौन बची? रमेश की माता जी, इनके दोनों छोटे वाले बच्चे रोहित और पूजा। खासकर जो रोहित था वो हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था और जो पूजा है वो बेडरूम में बढ़िया लेटी हुई थी और शायद कुछ मोबाइल चला रही होगी। कॉलेज में पहुंच चुकी थी ना वो, मोबाइल चला रही थी। अचानक से इसने ज़ोर से चिल्लाया, छोटे वाले लड़के ने। तो मम्मी किचन में काम कर रही थी, वो घबरा गई कि अरे अरे क्या हो गया। वो भागते हुए हॉल में गई तो उसने अपनी ऐसी आँख बंद किया हुआ था। तो डर गई अपने छोटे लड़के की ऐसे हालत देख के, कितना ज़ोर से, क्या डर गया भाई, अपनी आँख वाँख क्यों बंद करके बैठा हुआ है। मम्मी ने बोली रोहित ठीक तो है ना, क्या हो गया? तो रोहित बोलता है मम्मी टीवी के बाजू में वो कॉर्नर में ना एक मुझे परछाई दिखाई दी जो एकदम झटके से मेरी तरफ बढ़ी थी और मैंने आंख बंद किया तो वो गायब हो गई। ये बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, छोड़ तेरा वहम होगा, टीवी देखते देखते तुझे नींद लग गई होगी। इसकी आदत थी, टीवी देखते देखते ये झपकी मार देता था, बहुत जल्दी इसको नींद आती थी। तो इसकी मम्मी को लगी कि यही होगा, उसको सपना आ गया होगा। और सपने में कई बार ऐसा हो ही जाता है कि हमें कुछ भी दिखाई दे देता है। सपने में कई बार हम तुरंत सोते हैं ना, तो ऐसा भी कई बार लग जाता है कि हम कहीं से गिर गए और झटके से ऐसे उठ जाते हैं। तो इसकी मम्मी को लगा कि ऐसे ही कुछ होगा। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये दूसरा हिंट था कि इस घर में इनकी प्रेजेंस के अलावा भी किसी और की प्रेजेंस है जो ये पकड़ नहीं पा रहे थे, और पकड़ भी रहे थे तो सीरियस नहीं ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर रहे थे, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। खैर, उसी दिन की रात का वक्त आया। रात में फिर से सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। आज जो रमेश है बड़ा वाला, जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी वो हॉल में सोता था अपने दोनों भाई बहन के साथ, तो कभी मम्मी पापा के साथ बेडरूम में नीचे गद्दा डाल के। आज वो बेडरूम में नीचे गद्दा डाल के सोया था। रात में पता नहीं कितना समय हो रहा होगा, अच्छी नींद आई थी, प्रॉपरली पंखा वंखा चालू है, हल्की हल्की ठंडी का भी समय है, बारिश बहुत भयंकर वाली हुई है, आज तो एकदम ठंडक है। ठीक है, इसको पता नहीं यार क्या हुआ क्या नहीं, बहुत जोर से ऐसा करके ये हाफने लगा। ये सो रहा था नींद में, ये जब जागा ना तो क्या पाया, पूरा शरीर इसका पसीने से तरबतर भीगा हुआ है और इसको बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। इसकी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ी हुई है, इसका मुंह और गला ऐसा सूखा हुआ है जैसे ये सो नहीं रहा था, 10 किलोमीटर की मैराथन रेस नॉन स्टॉप दौड़ के रुका है। इतनी ज़्यादा इसकी कंडीशन खराब थी। जब ये जागा, मम्मी पापा की तरफ देखा तो मम्मी पापा आराम से प्रॉपरली कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, जैसे उनको बहुत ठंड लग रही है और उनको पसीने का इतना सा भी कतरा नहीं था। ये जागा तो ये भी कोई गर्मी का एहसास नहीं कर रहा था, तो इसको इतना पसीना कैसे आया था। जब ये सो रहा था तो अचानक से इसी हफाट क्यों हुई थी इसको, थकान के मारे, इसको समझ में नहीं आया। इसने सोचा पता नहीं यार कुछ बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये बड़ी अजीब फीलिंग है, ऐसा भी कुछ होता है क्या किसी को। पानी पीता हूँ यार, बहुत ज़ोर की प्यास भी लग गई थी, जैसे मैंने बताया ऐसा गला मुंह सब कुछ सूखा हुआ था। ये उठा तो जबकि नॉर्मली सोया तो सब कुछ ठीक था, जैसा मैं बता रहा हूँ, मौसम सब ठीक था। ये फिर किचन में गया, पानी पी रहा था, किसको भी नल चालू होने की आवाज़ सुनाई। ये घबरा गया, पानी पीते पीते रुका,
उसको याद आया मम्मी ने भी तो यही बोली थी यार, मम्मी को भी तो आवाज़ आती थी पानी चालू होने की। ये अपनी गिलास रखा, जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला क्या पाया, कोई नल चालू नहीं है, ज़मीन सूखी पड़ी है। आवाज़ तो आ रही थी बहुत क्लियर, अचानक से नल चालू होने की आवाज़ आई थी। ये पानी पी रहा था, इन्हीं के बाथरूम से झर्र करके नल चालू हुआ। ये बाथरूम के दरवाजे तक गया, तब तक नल चालू था। दरवाज़ा जैसे ही खोला नल बंद, कोई आवाज़ नहीं, कुछ गिलापा नहीं। बोले ये कैसे सीन हो सकता है, गीला क्यों नहीं हुआ, कुछ नल कैसे बंद है, आवाज़ तो बहुत साफ साफ आई थी। घबराहट सी हुई। ये दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटा है किचन की तरफ, क्या पाता है कि हॉल में जहां इसके भाई बहन सो रहे थे वहां पे कोई जुप से भाग के गया किनारे में, जुप से। ये डर गया कि हॉल में कौन आ गया, भाई बहन सो रहे, मम्मी पापा अंदर है, किचन और बाथरूम बीच में है घर के। ये तुरंत ही हॉल की तरफ गया और इधर उधर देखने लगा और लाइट चालू किया। कौन है, कौन है यहाँ पे, कौन है, गुस्से में बोलने लगा, क्योंकि इसने साफ देखा था कोई दौड़ा है। इसने जिस तरीके से बोला कौन है यहाँ पे, दोनों भाई बहन की नींद खुल गई, मम्मी पापा की नींद खुल गई। उसको बोलने लगे क्या हो गया, क्या हो गया। ये सबके चेहरे को देखा कि सब बहुत डर गए हैं और घर पे कोई भी नहीं है, तो इसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा, आप लोग सो जाओ, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही चलो ठीक है। मम्मी इसको देख के ही बोली क्या हो गया बेटा, तू बहुत पसीना पसीना लग रहा है, थका हुआ लग रहा है, घबराया हुआ लग रहा है, घर से बाहर गया हुआ था क्या, हम लोग सो गए थे तो। ये बोलते हैं नहीं मम्मी बस गर्मी लग रही थी यार, पता नहीं, चलो आप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ऐसा करके मम्मी को अंदर भेज दिया, सब वापस से सोने के लिए चले गए। और ये भी अपने बेड में नीचे गद्दे में लेट गया और सोचने लगा कि ये जो हुआ मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। खैर अगला दिन निकलता है और अगले दिन ये मम्मी को बोलता है मम्मी आज मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। ये वाला दिन था, ये जो पिछला वाला दिन था वो संडे का दिन था, ठीक है। और आज मंडे वाले दिन में ये क्या बोल रहा है कि मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा। मन क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में इतना कुछ हुआ था तो नींद नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली मन भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मन अच्छा नहीं लग रहा था, ये काम पे नहीं गया और पूरा दिन इसने घर पे काट दिया सोचते सोचते। रात का वक्त आया, अब फिर से सब लोग सोने के लिए गए। पिताजी, इनके पिताजी, रमेश के पिताजी को अजीब सी घबराहट हुई, सेम टू सेम जैसे रमेश को हुई थी वैसी वाली घबराहट, और वो जागे। और वो जैसे जागते हैं, आज भी रमेश यहीं पे गद्दा डाल के नीचे सो रहा था बेडरूम में, जैसे ही पिताजी जागे ना, सीधी उनकी नज़र कहाँ पर पड़ी, रमेश की तरफ। जागते से वो बिस्तर से ऐसे जाग के उठे और नीचे ही उनकी नज़र पड़ी रमेश की तरफ, तो क्या देखते हैं, रमेश के सीने के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है जो बहुत डरावनी दिख रही है, बहुत ही अजीब से कपड़े पहनी हुई है, जैसे कि मानो बहुत पहले के ज़माने में कोई पहनते होंगे ना, फटे वटे जो प्रॉपर कपड़े भी नहीं होते थे, ऐसे गाउन जैसे लटका लेते थे पूरे आदिवासी, मतलब पूरे बहुत पुराने ज़माने के लोग, वैसे वाले कपड़े पहन के कोई बैठी हुई है। उसके दांत वांत बहुत लंबे ऐसे निकले हुए हैं, उसके मुंह से ना लार टपक रही है, जो बिल्कुल इतनी मोटी लार टपक के रमेश के ऊपर गिरने वाली थी कि बहुत ज़ोर से चीखे और ऐसा लात मारे उसके ऊपर, जो भी रमेश के ऊपर बैठी हुई थी, इनके लड़के के ऊपर। तो इनकी चीखने से रमेश उठ गया, सबकी नींद खुल गई। क्या हो गया पापा, क्या हो गया। तो सब लोग जाके देखे कि वो बहुत डरे हुए हैं और बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। लाइट वाइट चालू हो गई। पापा क्या हो गया, ठीक तो है ना। पापा बोलते कि वहाँ पे कुछ था, तेरे सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ था। लड़के को बोलते अपने, लड़का बोलता है कौन पापा, कोई तो नहीं है यहाँ पे, क्या हो गया आपको, सब कुछ ठीक तो है ना। बस ये तो होना ही था। ये लोग इतनी देर से इन हिंट्स को इग्नोर जो कर रहे थे, पूरी लाइट वाइट चालू करके अब सब बैठ गए हैं, अब सब चर्चा कर रहे हैं कि हाँ हमको भी किसी के होने का एहसास होता है। फिर मम्मी वाले कांड से शुरू हुआ। मम्मी ने बताया कि ये सब कुछ तो किचन से शुरू हो गया था, मैं पानी पीने के लिए गई थी और बाथरूम का नल चालू हुआ था। फिर इतना सब कुछ रिपीट हो रहा है आने वाले, ये मतलब 2-3 दिन में इतना कुछ हो गया है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि घर पे कुछ भूत प्रेत है, ये घर को छोड़ दे क्या, घर को छोड़ दे क्या। तो रमेश क्या बोलता है, नहीं मम्मी पापा इस घर को नहीं छोड़ा जा सकता। रीज़न ये है कि हमने डिपॉजिट दी है, मिनिमम 6 महीने यहाँ पर रहेंगे ये बोल के। अगर हम 6 महीने से पहले ये घर छोड़ देते हैं तो डिपॉजिट हमारा पानी में चले जाएगा। 40,000 रुपये का डिपॉजिट, साथ ही साथ ब्रोकरेज की फ़ीस भी लगी है हमको 10,000 रुपये, वो भी बर्बाद हो जाएगी। और ये महीने का रेंट तो आधा ही गया है महीना, सब खत्म हो जाएगा। फिर वापस से क्या गाँव जाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा ये। तो मम्मी बोलती बेटा ऐसे घर में कैसे रहा जा सकता है जहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ गया कि कुछ भूत प्रेत बला बत्तर है, क्या करें बता, किसी को कुछ हो गया तो। ये पैसों से ज़्यादा ये बोलता है मम्मी पैसे वाली बात नहीं, मेरी नौकरी है,
दोनों बच्चों की पढ़ाई भी यहीं पर चल रही है। कैसे इतना आसान होता है क्या घर वर छोड़ देना? मम्मी बोलती है बेटा मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि घर नहीं छोड़ सकते ना, तो किसी ऐसे इंसान को घर पर लेकर आ जो हमको ये सारी मुसीबतों से बाहर निकाले। क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है, तेरी माँ हूँ, बहुत दुनिया देखी हूँ, हमारे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ कठिनाइयों के बादल फटने वाले हैं। बेटा यहाँ से निकल जा या किसी को लेकर आ कल सुबह ही। ये बोलता है ठीक है मम्मी। अगला दिन होता है और ये सर से लेकर पैर तक का जोर लगा देता है किसी ऐसे बाबा पुजारी तांत्रिक के बारे में पता करने के लिए जो इनको ऐसी मुसीबत से बाहर निकाले। और इसको पता चल भी जाता है, भाई काम करने जाता है, इतना बड़ा शहर है, दोस्त यार मिल ही गए हैं, किसी न किसी ने बता ही दिया। रात के तकरीबन 11:15 बजे इनके घर पे एक प्रॉपर तांत्रिक बाबा आते हैं। वैसे तांत्रिक बाबा नहीं, लंबी लंबी दाढ़ी, काले कपड़े, वैसे वाले नहीं, लेकिन हाँ वो थे, उनको देख के समझ में आ रहा था उनकी नॉलेज थी। मॉडर्न ही दिख रहे थे लेकिन थे नॉलेजेबल। वो आए और देख के बोलते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर अपनी एक साधनाएं बांटते हैं, 12 बजे हम यहाँ पर बैठेंगे और समझ में आ जाएगा हमको कि क्या नहीं है। तो 12 बजे हवन कुंड वगैरह जला के कुछ मंत्रों का जाप करके बैठ गए हैं। 15 मिनट बाद आंखें खोलकर क्या बोलते हैं कि इस घर में बहुत खतरनाक वाली प्रेत बाधा है। ये घर में ना किसी ने प्रेत छोड़ दिया है और वो जो प्रेत है ना इस घर को अपना घर बना लिया है। अब ये उनका घर है, आप लोग यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गए हैं, तो प्रेतों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो या तो आपको यहाँ से निकालना चाहते हैं या तो मारना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में इस घर को खाली करवाना चाहते हैं। ये बोलते हैं बाबा ऐसी ऐसी मुसीबत पड़ जाएगी, हम घर को नहीं छोड़ सकते, आप प्रेतों को ही भगा दीजिए। बाबा बोलते प्रेतों को नहीं भगाया जा सकता, उनको सिर्फ शांत कराया जा सकता है, उसके लिए विधि करनी पड़ेगी। बोले पैसे कितना बाबा, पैसे कितना लोगे? बाबा इतने अच्छे व्यक्ति थे, बोले मैं कुछ नहीं पैसे लूँगा, मैं बस जो सामान बता रहा हूँ वो सामान आप लोग खरीद कर ले आना, वो उसी से पूजा पाठ सब कुछ होगी, वो सामान का उपयोग फिर आप खुद ही वो सामान का विसर्जन करना, मैं खुद भी लेके नहीं जाऊँगा, मेरे आने जाने का आप खर्चा दे देना, आप ही गाड़ी वाड़ी कैब वैब जो भी होती है बुक कर देना, और मैं कुछ नहीं, खुशी से 101 रुपये भी दे दोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक परिवार वालों की इतनी बड़ी मदद करूँगा, आप लोग दुआ दे देना बस, एक इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा बोलते ठीक है बाबा, हम बिल्कुल। फिर बाबा क्या बोले कि अगली ही अमावस्या की रात को हम आते हैं, और अमावस्या की रात बहुत नज़दीक थी। वो सारा अनुष्ठान हुआ, सामान वामान लिख कर दिए थे, 7,000 रुपये करीब का सामान आया था, और बाबा ने 1 रुपये का कुछ लेके नहीं गए अपने साथ, कुछ लेके नहीं गए। वो अनुष्ठान जो उस सामान से हुआ, उस सामान को कहीं तो भी बहाना पड़ा, क्या तो करना पड़ा था, लेकिन वो किसी की यूटिलाइज नहीं हुआ। बाबा ने सिर्फ 151 रुपये लिए, आने जाने का कैब का जो खर्चा था बस। और लिटरली ये सब कुछ हुआ है उसके लगभग, कैसे बताऊँ मैं, 3-3.5 दिन के अंदर ही इन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगे। घर से सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई है, वो आवाज़ नहीं आ रही है बाथरूम से, वो शैडो नहीं दिख रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है, घबराहट नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा हो गया। इन लोगों ने बाबा को बहुत दुआएं दिए, धीरे धीरे करके बहुत समय बीत गया, मतलब 8 साल बीत गए, लेकिन आज भी उस रात को इस परिवार का एक भी सदस्य नहीं भुला पाया। वो जो 2 रातों में जो हो गया ना इनके साथ इतना स्कैरी, वो 20 साल तक नहीं भूल सकते, कौन भूल पाएगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रमेश ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, समझ दो, सीख दो, मनोरंजन दो, तो मैं लेके आ गया आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, टॉपिक है, जानकारी है, तो लिंक भेजना इंस्टाग्राम में, लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, अगली बार मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।